हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के बारे में सीखेंगे, जो कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण अध्याय से संबंधित है, जो परीक्षा में भी आता है। और यही जो है आगामी भविष्य की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तथा इसमें विभिन्न प्रकार की विधियों का भी प्रयोग करेंगे। एक विधि नहीं, दो विधि नहीं, तीन विधि से हल करेंगे इस सवाल को। आप लोग बस ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आपके मन की बात है, लेकिन लगातार बस इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इसके अंतर्गत हल करने के विभिन्न तरीकों को भी सीखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये देखिए, ऐसे समीकरणों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और इनका हल निकालना होता है। x + y = 14, x - y = 4। दूसरा का है x + 2y = 8, 3x + 5y = 21। थर्ड है 2x + y = 17, x + y = 12। ऐसे विभिन्न प्रकार के सवालों को हल किया जाता है जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम सीख लेंगे तब। तो आइए जानते हैं कि समीकरण क्या होता है। सबसे पहले सीखेंगे समीकरण क्या होता है, उसके बाद एक चर वाला समीकरण क्या होता है, उसके बाद दो चर वाला समीकरण क्या होता है, उसके बाद तीन चर वाला समीकरण क्या होता है। सबसे पहले आपको सीखना है समीकरण क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण क्या होता है। समीकरण, समीकरण, यह शब्द बहुत आप लोगों को परेशान करता है। शब्द है समीकरण। इस शब्द के तात्पर्य से हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए, समीकरण कभी भी बराबर का कार्य करता है, दो पक्षों को बराबर करने का कार्य करता है। दो पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह है तो समझिए कि वह समीकरण है। क्या है? समीकरण। अगर इसको समझना हो तो पहले आप तराजू को देखिए। ऐसे आप प्राचीन काल में तराजू को देखे हैं। प्राचीन काल की तराजू ऐसे होती थी। ऐसे आप प्राचीन काल में तराजू को देखते हैं। इसमें जब यह बराबर एकदम हो जाता था तो तौल करके हमें कोई चीज़ मिल जाती थी। सेब तौल सकते थे, कुछ भी इसके बीच में रख करके हम तौल लेते थे। इसके बीच में रख के तौल लेते थे। हमको दुकानदार के पास जब जाएंगे तो यह डंडी को देखेगा कि डंडी बराबर है कि नहीं। जब डंडी बराबर होगी तो आपको तौल करके वह दे देगा। यह डंडी बराबर यानी कि इधर का भाग इधर के भाग के बराबर, बस यही देखना होता था कि बराबर है कि नहीं। इधर का भाग इधर के भाग के, इधर का साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर का भाग उधर के भाग के बराबर। सेम यही कार्य समीकरण करता है। इधर का भाग उधर के भाग के बराबर करता है। अब ध्यान दीजिए, ये बताइए कि इधर सेब रखे हैं, इधर भी सेब रखे हैं और दोनों सेब बराबर है। इधर 10 सेब रखे हैं, इधर भी 10 सेब रखे हैं, दोनों ओर सेब बराबर हैं। प्रत्येक सेब बराबर वजन का है, माने इधर का एक सेब उधर के एक सेब के बराबर, सब सेब बराबर वजन का है, 10-10 20 सेब। अब देखिए, इधर से 2 सेब निकालेंगे तो इधर से 2 सेब निकालेंगे तब तराजू जाके बराबर होगा। इधर से 2 सेब निकाल देंगे, इधर से भी 2 सेब निकाल देंगे तो इधर बचेगा 8, इधर 8। ठीक है, तब जाके अगर बराबर वजन का सेब है तो तराजू बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण में भी इधर से कुछ माइनस करते हैं और इधर से भी कुछ माइनस करते हैं तो समीकरण बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम लिख दिए x + y = 20, तो इधर से कुछ माइनस करेंगे और इधर से कुछ माइनस करेंगे तब जाके समीकरण बराबर होगा। अगर बराबर माइनस करेंगे तब, जैसे इधर से -3 कर दिए, इधर से भी -3 कर दिए, तो समीकरण तब भी बराबर ही रहेगा।
अगर इधर 2 शेप जोड़ दिए, इधर 2 शेप जोड़ दिए तो 10 2 हो जाएगा 12, इधर भी हो जाएगा 12। समीकरण में कहने का मतलब है कि इधर जो काम करेंगे इधर भी वही काम करेंगे। जैसे तराजू पर इधर से 2 सेब निकाले तो इधर से भी 2 सेब निकालेंगे तो ये तराजू बराबर होगा, यहाँ डंडी बराबर होगी। इधर 2 सेब डाल दिए, इधर भी 2 सेब डाल देंगे तो भी यह बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले से बराबर है 10 सेब। 2 निकाल दिए तो 2 इधर से भी निकालेंगे तभी तो तराजू बराबर होगा। अगर इसका 10 का दुगुना 20 सेब कर दिए इधर, तो इधर भी 10 का दुगुना 20 सेब करना होगा तभी तराजू बराबर होगा। इधर 10 में 2 से भाग दे दिए 5 हो गया, इधर भी 10 से तब 2 में भाग देंगे तब 5 हो जाएगा, तब तराजू बराबर हो जाएगा। नहीं तो बस इधर दे दिए आप 2 से भाग, इधर आप 2 से भाग दे दिए तो इधर तो हो जाएगा 5 और इधर रहेगा 10, तो बराबर नहीं होगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा तराजू। हमेशा बराबर देखना है, समीकरण हमेशा बराबर का कार्य करता है। कहने का मतलब बस यही था मेरा कि इधर भी कुछ जोड़ते हैं तो इधर भी उतना ही जोड़िए, इधर कुछ घटाते हैं तो इधर भी उतना ही घटाइए, इधर कुछ चीज़ से गुणा करते हैं तो इधर भी उतने से गुणा करिए, इधर कुछ चीज़ से भाग करते हैं तो इधर भी उसी चीज़ से भाग करिए, तब जाके समीकरण बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हमें समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब 2 पद होते हैं इसमें, एक होता है चर और एक होता है अचर। जो ABCDXYZ कुछ भी जो मान रखते हैं, ABCDXYZ ये सब जो है चर होता है। क ख ग घ ङ कुछ भी रख लीजिए, ये सब चर होता है। सिंबल भी अल्फा बीटा गामा। अचर देखिए जो संख्याएं होती है 1 2 3, जो नंबर होता है वो सभी जो होता है अचर होता है। कहने का मतलब यह है कि चर का मान बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता है। चर का मान बदलता है और अचर का मान कभी नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। कैसे? आप कहेंगे कि सर कैसे चर का मान बदल जाता है, कैसे अचर का मान नहीं बदलता है? इसको ज़रा देख लीजिए। जैसे मैं लिखा हूँ 3x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/3। इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। 3 चौके 12 4, x का मान कितना आ गया 4। यहीं मैं लिख दूँ 3x बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/3। x का मान आ गया 3 × 5 = 15। यहाँ x का मान 5 आ गया, यहाँ x का मान 4 आ गया, x का मान यहाँ बदल के 4 हो गया, यहाँ x का मान बदल के 5 हो गया, x का मान भी बदल रहा है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। इस प्रकार ABCDXYZ का मान बदलता है, इसीलिए इसको चर कहते हैं। चलता रहता है, बदलता रहता है। अचर जो नहीं चले नहीं बदले। 2 रुपया किसी को दिए हैं तो 2 रुपया न रहेगा उधार। 10 रुपया किसी से लिए हैं तो आप 10 रुपया लिए हैं, कहीं 12 रुपया नहीं ना हो जाएगा। तो जितना है उतना रहेगा, इसलिए उसका नाम अचर होता है। अचर बैरी नहीं करता है, अचर जितना है उतना ही रहता है। इस बात को हमेशा ख्याल रखेंगे। चर अचर आप समझ गए। अब आगे देखिए, सेम वही चीज़ है समीकरण में। समीकरण जो है बराबर होने का कार्य करती है। इधर का पक्ष इधर के पक्ष के बराबर रहेगा। अब समीकरण में हमको पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जिसमें 2 चर पाया जाए वह 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो एक चर वाला कैसा होगा? जिसमें 1 चर पाया जाए। जैसे मैं लिख दूं 3x बराबर 8 + x। इसमें क्या पाया गया? बस यक्स पाया गया। यक्स एगो चर पाया गया, एक चर केवल पाया गया, एक चर। अगर मैं देखिए यक्स एक ही चर है, यक्स एक ही चीज़ है, तो एक चर पाया गया। मैं लिख दूं 3x + y बराबर 12। इसमें 2 चर है, एगो x एगो y, 2 चर है। तो हमको 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। x और y 2 चर है इसमें x एक ही चर था, एक जैसा था, सेम। मैं लिख दूं x + y + z बराबर 12। तो इसमें 3 चर है, 1 2 3 चर है। अगर मैं लिख दूं x + y + z + a बराबर कुछ और, इसमें 4 चर है, 1 2 3 4। अगर इसमें x फिर लिख दिए तो भी इसमें 4 चर है। x और x मिल के 2x हो जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो भी 1 2 3 4 4 ही चर है। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे इसके अंदर 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, जिसमें 2 चर होता है, वैसे समीकरण को हम सीखेंगे कैसे हल करते हैं। देखिए, एक चर वाले समीकरण को तो आप हल करना जानते हैं, लेकिन हम 2 चर वाले समीकरण को हल करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल लिखा है, x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। इसमें कितने चर हैं? 1 2। इसमें कितने चर हैं? 1 2। इसमें 2 चर हैं। आप कहेंगे सर 2 चर वाले समीकरण में ये 2 समीकरण है। हाँ, 2 चर वाले समीकरण को हल करने के लिए हमेशा 2 समीकरण दिया रहेगा, तभी हल होगा। एक चर वाला समीकरण को हल करने के लिए बस एक समीकरण दिया रहेगा तो हल हो जाएगा। 3 चर वाला समीकरण को हल करने के लिए 3 गो समीकरण देना चाहिए, तब हल होगा। तो ये 2 समीकरण है, इसमें x और y का मान निकालना है। इसको हम 3 विधि से सीखेंगे, आपको जो पसंद आएगा तीनों विधि में से प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, एक यहाँ पर हल करते हैं, एक यहाँ पर हल कर देते हैं। x + y बराबर 14, x - y बराबर 4, और एक यहाँ पर हल कर देते हैं, x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। एक ही सवाल है, इसको 3 तरीक़े से हल करने के बारे में सीखेंगे। पहला तरीका देखिए, पहले तरीके में हम बस इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे ऐसे। अब देखिए, यहाँ पर या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, यही बात आपको लिखनी है। और इसमें से ऐसा करिए कि एक को कट जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, हाई जुड़ जाएगा, x और x का x हो जाएगा 2x, 2 x हो गया। y में -y को जोड़ेंगे, यानी 10 रुपया है, 10 रुपया -10 को 0, तो 0 हो जाएगा जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 20 रुपया है, 20 रुपया में 20 रुपया जोड़ेंगे तो 40 रुपया हो जाएगा, लेकिन 20 रुपये में से 20 रुपया घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। y में से y माइनस है ना, तो कट जाएगा। 14 और 4 18 हो गया। तो हमें मिल गया 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यह गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा ऐसे। तो x बराबर हो गया 9, भाग दे देंगे, x का मान आ गया 9। x का मान या तो इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए x का मान पहले में रख देते हैं, x + y बराबर 14 में रखने पर रख दीजिए x बराबर 9, तो x के ऊपर 9 रख दिए, प्लस y बराबर 14, y बराबर 9 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, y बराबर 5। y का मान आ गया 5, x का मान आ गया 9, x बराबर हो गया 9 और y बराबर हो गया 5। x का मान 9 रखेंगे और y का मान 5, तो 9 5 14 हो जाएगा। देखिए इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। x का मान 9 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। इधर भी 4, इधर भी 4, दोनों साइड बराबर है। इस प्रकार इसको हल करेंगे। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हल करने का यहाँ पर सीखते हैं, कैसे हल करेंगे। दूसरे तरीके में प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक को दूसरे साइड भेज देते हैं और दूसरे वाले में मान इसका रख देते हैं। जैसे कि किसी में, इसमें चाहे इसमें x का मान निकाल लीजिए। पहले इसी को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x - y बराबर 4, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर y को उधर भेज देंगे, जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला कर देते हैं। x का मान निकालना है, इसको अकेला कर देंगे, y को उधर भेज देंगे, तो x का मान आ गया 4 धन y। अब इसी को इस ऊपर वाले में रख दीजिए। नीचे वाले से निकाले हैं तो ऊपर वाले से निकालेंगे तो नीचे वाले में रख दीजिए। तो x बराबर 4 + y जो है रख दीजिए इसमें। x धन y बराबर 14 है, में x का मान रखने पर, में x का मान
रखने पर में x का मान रखने पर, तो इसमें x का मान रख दीजिए। 4 धन y रखना है x की जगह पर, 4 धन y प्लस यहाँ पर y है बराबर 14। x का मान रख दिए हैं, 4 धन y यहाँ पर निकाले हैं, x का मान 4 धन y, इसी 4 धन y को x की जगह पर रख दिए हैं, तो x हो गया है 4 धन y पहले से है, 14 नीचे है। 4 धन y 2y हो जाएगा बराबर 14, 2y 4 को उधर भेज देंगे तो 14 माइनस हो जाएगा 4, 2y बराबर हो जाएगा 10, y बराबर हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। y का मान किसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, तो लिखा है x बराबर 4 धन y, x पर कहीं भी रख सकते हैं। 4 धन y का मान कितना है, y का मान है 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 और 4 9। देखिए यहाँ भी हल हो गया, x का मान 9 आ गया, यहाँ पर x का मान 9 आया था, y का मान 5, y का मान 5 आ गया, यह भी एक हल हो गया। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। हालांकि तीसरे तरीके में यही तरीका है, इसको तीसरी तरीका ऐसे इसको हल करते हैं, इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। किस विधि से, ग्राफ विधि से। ग्राफ विधि से हल करेंगे तो यही मान आएगा, ठीक है। तो मैं तीसरा तरीका जो है बताऊंगा, इसमें जगह थोड़ा कम है, ग्राफ बनाना होगा, चित्र बनाना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सवाल लिखूँ और उस सवाल को 4 तरीके से बताऊँ। कितने तरीके से, 4 तरीके से। अभी तो 3 ही तरीका था, लेकिन मैं 4 तरीका से उससे बता दूंगा, उसमें प्रॉपर जगह लेके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक सवाल को 4 तरीके से कैसे हल करेंगे, ठीक है।